Yes, my dear friends. Good evening to all. Tell me everything is fine. Audio, video, everything is clear. Tell me everyone. Fine, fine, fine. Let me check once. Clear? Okay, Ahmad ji. First of all, tell me how your preparation is going on. Good now? 1 second, just 1 second, my dear friends. Yeah, fine. Everything is cleared, I think. Yeah. हाँ नहीं आती. Okay. Let me just check once. Fine. फाइन. सो माय डियर फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं. देखो अभी हमने जो लास्ट 2 सेशन लिया था दोस्त, वहां पे हमने देखा था थर्मल हीट ट्रांसफर का मोजर क्वेश्चन था. अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ हम ये देखने वाले हैं. बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही है. तो आज हम लोग ये देखेंगे जो सीपीएम हो गया, सोम का रेस्ट क्वेश्चन हो गया, एमडी हो गया, कुछ क्वेश्चन हमारा प्रोडक्शन का भी होगा. तो ये सारा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे और देखेंगे कैसे हम लोग कर सकते हैं. जैसे कि मैं बिफोर दैट मैं बता दूं, हम लोग का जो माइक्रो मॉड्यूल चल रहा है इस पे हम लोग इसी चीज पे फोकस कर रहे हैं कि सारे कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के थ्रू डिटेल में डिस्कस कर लिया जाए ताकि लास्ट टाइम में आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो. और ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं, आपको एक गूगल डिस्क्रिप्शन में दिया होगा लिंक, और व्हाट्सएप वहां पे ज्वाइन कर लो, सारा पीडीएफ मिल जाएगा. अब आप बीच में ये मत पूछना कि सर पीडीएफ कहां मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना. ये ऐसा कुछ क्वेश्चन मैं नहीं लेने वाला हूं. सो आर यू रेडी एवरीवन? गुड. पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे. ये क्वेश्चन इतना फेमस है, हर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है. पर्ट सीपीएम से क्वेश्चन फिक्स है, मतलब फिक्स है, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है. तो ये पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे. पूरा का पूरा कितना रुपया के लिए जी? 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है. प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक. देखो बहुत बार तो क्वेश्चन में पर्ट का फुल फॉर्म पूछ लेता है. तो ये उसका फुल फॉर्म है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक हैज द फॉलोइंग टाइम एस्टिमेशन. 3 टाइम एस्टिमेट, 2 टाइम, 1 टाइम, 4 टाइम. देखो कभी भी जब मैं पर्ट की बात करता हूं दोस्त, तो यहाँ पे 3 टाइम एस्टिमेट होता है. कैसे? पर्ट क्या है सर? पर्ट इज अ प्रोबेबिलिस्टिक्स मॉडल. व्हाट डू मीन बाय प्रोबेबिलिस्टिक्स? जिसकी होने की चांस है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. जैसे कुछ एग्जांपल से समझो. पर्ट जो होता है ना, हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज होता है, हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D में यूज होता है. ये भी याद रखना. एक बात और याद रखो, बोले एग्जांपल समझो. जैसे सपोज करो दोस्त, अभी आपको पता है हम लोग अर्थ की तरफ एक प्लेनेट ढूंढ रहे हैं कि जहां पे अर्थ की तरह चीजें हो, पानी हो, हवा हो, ताकि हम लोग सर्वाइव कर चुके हैं. अर्थ को हम लोग ऑलरेडी खराब कर चुके हैं, तो हम सर्वाइव करने के लिए ढूंढ रहे हैं बहुत सारा प्लेनेट. तो ये किसके अंतर्गत आएगा? पर्ट के अंतर्गत आएगा. पर्ट में 3 चीज हो सकता है दोस्त. अगर हर चीज प्लान के अनुसार चलेगा तो चीजें हमें जल्दी मिल जाएगा. अगर हर चीज हमारे प्लान के अपोजिट चलेगा तो टाइम लेगा. और कुछ ऐसा होगा ना, तो हर चीज हमारे प्लान के अनुसार चलेगा, ना हर चीज अगेंस्ट में चलेगा. इसीलिए यहाँ पर हम 3 टाइम की बात करते हैं. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. 3 टाइम होता है, पेसिमिस्टिक टाइम, ऑप्टिमिस्टिक टाइम एंड मोस्ट लाइकली अकर टाइम. याद रखना, पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली अकर टाइम. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल. बिल्कुल सही जवाब है. और ये देखो 3 टाइम मैं आपको यहाँ पे लिख के दे दिया दोस्त. ऑप्टिमिस्टिक टाइम है ना, मोस्ट लाइकली अकर टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम, ये सारा चीज मैं आपको लिख के दे दिया. ऑप्टिमिस्टिक टाइम्स के बारे में यहाँ देखो, द मिनिमम पॉसिबल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एवरीथिंग गोज बेटर अकॉर्डिंग टू द प्लान. अगर हर चीज आपका प्लान के अनुसार जाएगा तो टाइम कम लगेगा. जैसे आप, मैं ऐसे ही बताऊं, एग्जाम की भी तैयारी करने जाते हो तो आप प्लान बनाते हो कि ऐसे ऐसे अपने को चलना है. अगर मैं बात करूं पेसिमिस्टिक टाइम, ये सब कुछ आपके अगेंस्ट के उल्टा, आपने जो सोचा सब उसके उल्टा जा रहा है, तब जो टाइम लगेगा पेसिमिस्टिक. कभी आ सकता है कि पर्ट में सबसे बड़ा टाइम क्या होता है कंप्लीट होने के लिए? पेसिमिस्टिक होगा. और एक्चुअली भी देखा जाए तो दोनों का बीच बीच का जो टाइम होगा उसी को मैं बोलूंगा जो होगा मतलब हम बात करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइम. अगला क्वेश्चन आ जाओ. ये देखो, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है. पर्ट स्टैंड्स फॉर, क्या आंसर हो जाएगा? प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक. तो हमारे पास आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे. बिल्कुल सही है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक. एस्टिमेशन होगा, थोड़ा थोड़ा आपको घुमाएगा बात, कभी एस्टिमेशन, इवैल्यूएशन, इस तरह से घुमाने की कोशिश करेगा. तो थोड़ा ध्यान रखना, आपको इसके अंदर में ट्रैप नहीं होना है. अगला क्वेश्चन है, डमी एक्टिविटी रिक्वायर्ड only resource but no time, only time but no resource, both resource and time, neither resource no time. दोस्त एक बात बताओ, मैं थोड़ा सा बताता हूं. यहाँ पे एक बच्चे का डाउट होता है, सर एक्टिविटी और इवेंट क्या होता है? एक्टिविटी और एक हमारे पास होता है इवेंट, है ना सर, दोनों में फर्क है क्या? हाँ फर्क है दोस्त, दोनों अलग अलग चीज होती है. एक्टिविटी क्या है? जैसे आप कॉलेज में भी बोलते हो, है ना, आप क्या बोलते हो कि कॉलेज में इवेंट है,
कॉलेज में क्या है, इवेंट है। कभी ऐसे बोले कॉलेज में एक्टिविटी है, लेकिन इवेंट को फुलफिल करने के लिए, जैसे मान लो आपने आपके कॉलेज में कोई इवेंट है, आप क्या कर रहे हो, आपको डांसिंग का प्रोग्राम करना है, सपोज आपको डांस करना है या सिंगिंग करना है, तो आप तुरंत स्टेज पे जाके डांस करने लगते हो या पहले 10-15 दिन तैयार करते हो अपने आप को? हाँ सर, 10-15 दिन हम तैयार करते हैं सर अपने आप को डांसिंग सिंगिंग के लिए, रिहर्सल करते हैं सर। तो बाबू ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी में आपने टाइम भी दिया, रिसोर्सेज भी कंज्यूम हुआ, लेकिन जब आप 5 मिनट जाके स्टेज पे गाओगे या डांस करोगे तो इतना टाइम के तुलना में जो तुम 5 मिनट दे रहे हो, क्या दे रहे हो? कुछ नहीं। तो ये जो 5 मिनट है ये तुम्हारा इवेंट है। तो इवेंट हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड चीज है। जब आप रिजल्ट दे रहे हैं, आपका इवेंट है। जैसे अभी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जाम की तैयारी करना क्या है, एक्टिविटी है। टाइम दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, कोचिंग आ रहे हो आप, ये एक्टिविटी है। लेकिन जिस दिन आपका रिजल्ट आ गया, यू आर गेट सिलेक्टेड इन द ITI BPSC, यस दैट विल बी द इवेंट। ये आपके लिए इवेंट कहलाएगा, तो याद रखना। अब है सर डमी एक्टिविटी। एक्टिविटी तो टाइम लेता है सर, रिसोर्सेज भी लेता है, लेकिन डमी मतलब वैसा चीज जो है ही नहीं, है ना, ऐसा चीज जो है ही नहीं। तो नहीं है तो ना तो टाइम लेगा ना ही रिसोर्सेज लेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर डेली, नाइदर टाइम नो रिसोर्सेज, इट इज गोइंग टू बी कंज्यूम। तो डी फॉर डेली बिल्कुल सही जवाब है ना। तो नो। अच्छा एक बात बताओ, इवेंट भी टाइम वाइम लेगा क्या, बताओ फटाफट। अगला क्वेश्चन है, इन PERT नेटवर्क द प्रोजेक्ट इवोल्यूशन टाइम इज कंसीडर टू फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये अभी BPSC AE में आया हुआ क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन BPSC AE 2025, इसलिए मैं ये क्वेश्चन लिया था। इन PERT नेटवर्क प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इज कंसीडर टू फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन और नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा फटाफट बताओ आप लोग, वेटिंग फॉर योर आंसर। PERT में जो होगा आपके पास, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इज कंसीडर्ड इज व्हाट, ये क्वेश्चन अभी आपके पास आया हुआ था, तो आप याद रखोगे, फॉलो व्हिच डिस्ट्रीब्यूशन इन PERT नेटवर्क पोजीशन, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इज कंसीडर्ड टू फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्टिविटी कंप्लीशन टाइम कंसीडर्ड एज ए बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा सा डिफरेंस है, यहां गलती मत करना। प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बट एक्टिविटी कंप्लीशन टाइम इज द बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस बार जो क्वेश्चन आया था वो एक्टिविटी वाला पूछा गया था एई में, तो थोड़ा ध्यान रखना ये चीज दोस्त, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन, थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस। ये क्वेश्चन हमारा आपने सुना होगा, हीट ट्रांसफर यानी कि HMT जिसको आप बोल देते हो, वहां से लिया गया। थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी, डिफ्यूज का क्या मतलब है, कितना जल्दी कोई चीज अपने अंदर से निकाल देगा। डिफ्यूज, किसके डिफ्यूज, थर्मल के डिफ्यूज। जैसे दोस्त थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी ये बताता है कि कोई भी बॉडी कितना जल्दी अपने अंदर से हीट निकाल के इक्विलिब्रियम में आ सकता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल कंडक्टिविटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल कंडक्टिविटी। अच्छा, अल्फा होता क्या है, किसी को याद है, K अपॉन रोसी, यहाँ पे मैं लिख के ले आया हूं आपके लिए। क्या होता है K अपॉन रोसी, देखो अल्फा जो है ये होता है K अपॉन रोसी। कोई बोलेगा सर यहाँ पे K क्या है, K ही है थर्मल कंडक्टिविटी। अब आप फिर पूछोगे सर थर्मल कंडक्टिविटी होता क्या है, मैं एक सीधा सा बात बोलूंगा, कल भी बोला था। जैसे ये आग है दोस्त, क्या है, आग है सर, आग है। यहाँ पे अगर एक मैं चम्मच रखूंगा सर, चम्मच समझते हो ना, स्पून, यहाँ पे मैंने एक स्पून रख दिया, ये हमारा स्पून है दोस्त, ये हमारा स्पून है ना, ये स्पून है। अगर आप यहाँ पे आग है, आप यहाँ पे पकड़े हो, यहाँ पे आपने होल्ड किया हो, तो आपको हाथ में गर्म लगेगा कि नहीं लगेगा, हाँ लगेगा। तो सर यहाँ से यहाँ हीट था, यहाँ से यहाँ तक हीट को कौन ले गया, तो बाबू ये थर्मल कंडक्टिविटी ही होता है, जिसके कारण से इस स्पून के अंदर यहाँ से यहाँ तक हीट गया। मतलब हीट का जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ये थर्मल कंडक्टिविटी ही करता है। अगर यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी नहीं होता या बहुत कम होता तो आपको हीट गर्म नहीं फील होता यहाँ पे। समझ रहे हो बात। तो K है हमारा थर्मल कंडक्टिविटी, और अल्फा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K होता है हमारा। देखो रो क्या है बाबू, रो होता है डेंसिटी, C क्या है स्पेसिफिक हीट। मुझे मत पूछना सर ये स्पेसिफिक हीट क्या होता है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। डेंसिटी जो होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ये भी आप जानते होंगे, तो प्रोपोर्शनल टू K होगा। इसका फिजिकल मीनिंग ये है, जिस किसी बॉडी का अल्फा ज्यादा है ना, ये जल्दी अपने अंदर हीट को क्या करेगा, निकालने की या इक्विलिब्रियम अटेन करने का कोशिश करेगा, मोर प्रिसाइज हम बोल सकते हैं। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब बी फॉर बॉम्बे जो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बेसिक्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन इज फोरियर लॉ, स्टीफन लॉ, न्यूटन लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हीट कंडक्शन की बात कर रहा है, कंडक्शन किससे गवर्न होता है, फटाफट बताओ। फोरियर लॉ, स्टीफन लॉ, न्यूटन लॉ या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये बहुत बेसिक चीज है, पता होना चाहिए। पांडे जी बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, पांडे का, जावेद का, निशांत का भी सही जवाब आ रहा है। अहमद जी फोरियर लॉ बिल्कुल सही जवाब है दोस्त।
जो कंडक्शन होता है ना, ये फोरियर लॉ को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? फोरियर लॉ को। फोरियर लॉ क्या होता है सर? Q इक्वल टू जो होता है माइनस के ए डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ पे डी टी अपॉन डी एक्स टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा। कैसे होगा देखो दोस्त, थोड़ा समझो। जैसे ये वॉल है, आपके घर का स्लैब हो सकता है, ठीक है, इसका टेम्परेचर T1 है बाबू, इसका टेम्परेचर कुछ T2 है। लेट्स अज्यूम T1 इज मोर देन T2, तो हीट सो इधर से इधर जाएगा सर, है ना। और ये किस, चूंकि ये रिजिड बॉडी है तो किसको फॉलो करेगा? हमारा किसको फॉलो करेगा? फोरियर लॉ को करेगा। तो ये हो जाएगा स्टीफन लॉ। जो बात करोगे जब हम बात करेंगे रेडिएशन का, वहां पे देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टॉक अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो आपने पहले भी देखा है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं, तो याद रखोगे फोरियर लॉ। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होता है कन्वेक्शन के लिए, अभी आएगा क्वेश्चन। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होना चाहिए, दिस इज फॉर कन्वेक्शन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग फॉर कन्वेक्शन। अगला क्वेश्चन आ जाओ। अकॉर्डिंग टू फोरियर लॉ अमाउंट ऑफ हीट फ्लो थ्रू अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा बताओ? आप लोग फटाफट बताओ। अभी आपने देखा था के डी टी अपॉन डी एक्स, के डी टी स्क्वायर अपॉन डी एक्स, के डी टी अपॉन डी एक्स, के ए डी एक्स अपॉन डी टी। क्या हो जाएगा आंसर? रोशन, एवरीवन, फाइन, निशान, के ए डी टी अपॉन डी एक्स याद रखोगे, सीधा आता है फोरियर लॉ के अनुसार के ए डी टी। अच्छा ये माइनस क्या है? कोई पूछेगा सर ये माइनस, आपने माइनस नहीं है। देखो बाबू माइनस का यहाँ पे क्या मतलब है? मैंने माइनस लगाया था ना, हाँ सर आपने लगाया था बट ऑप्शन में नहीं था। देखो यहाँ पे माइनस का मतलब है हीट का फ्लो किधर से किधर हो रहा है। बोलो, ये टेम्परेचर T1 था, ये T2 था सर, इधर से इधर हो रहा था ना। तो माइनस साइन क्या बताता है? माइनस साइन हमको ये बताता है कि हीट का फ्लो है ना डिक्रीजिंग टेम्परेचर की तरफ हो रहा है। जैसे ये ज्यादा था ये कम है, तो डिक्रीजिंग टेम्परेचर की तरफ हो रहा है। तो माइनस साइन यही बताता है कि हीट का जो फ्लो है वो डिक्रीजिंग टेम्परेचर की तरफ हो रहा है। बस इतना सा उसका मतलब है। तो इसमें कोई ज्यादा वरीड नहीं होना। मैग्नीट्यूड आपका के ए डी टी अपॉन डी एक्स ही होगा, जो आपको पता होगा। और आप सबने सही आंसर दिया सारा। ठीक है, आप देख लो के ए क्रॉस सेक्शन एरिया डी टी अपॉन डी एक्स इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। गुड। अगला क्वेश्चन, थर्मल रेडिएशन इंक्लूड, थर्मल रेडिएशन जो होता है ना वेरी वेरी हार्मफुल जो आप बोलते हो, क्या इंक्लूड करता है? इंटायर विजिबल रेडिएशन एंड इंटायर इंफ्रारेड रेडिएशन, इंटायर विजिबल रेडिएशन, इंटायर इंफ्रारेड एंड इंटायर यूवी रेडिएशन, इंटायर विजिबल, ये सारा ऑप्शन है। बताओ जो थर्मल रेडिएशन है ना इसमें से किस किस को इंक्लूड करता है? जो रेडिएशन आ रहा है ना दोस्त आपके पास, है ना, इसमें से कौन कौन? आप बोलोगे विजिबल तो होगा ही सर, बिल्कुल से, तभी हमें दिख रहा है विजिबल होगा। तो ऑप्शन आप एलिमिनेट करो, चलो ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो दोस्त। सम पोर्शन ऑफ विजिबल रेडिएशन एंड इंटायर इंफ्रारेड रेडिएशन, क्या हो जाएगा? तो मैं आपके लिए ये एक ये भी बना के लाया था, याद रखना। थर्मल रेडिएशन इंक्लूड द इंटायर विजिबल रेडिएशन, इंटायर इंफ्रारेड रेडिएशन एंड सम पोर्शन ऑफ यूवी रेडिएशन। ये क्वेश्चन भी बहुत जगह पूछा गया है दोस्त, क्योंकि रेडिएशन की बात है। तो जो रेडिएशन होता है उसमें जो वेवलेंथ होगा, ये विजिबल रेंज जितना आप देखते हो पूरा हो जाता है, प्लस इंटायर इंफ्रारेड जो हम नहीं देख सकते हैं, डॉग लोग सेंस कर सकता है। तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन एंड सम पोर्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी है जो हमारे थर्मल रेडिएशन को कंसिस्ट करता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है दोस्त, इंपॉर्टेंट तो खैर सब है हमारा, ये आप पक्का ही याद रखोगे, इसे आपको कतई नहीं भूलना है, भूलना कुछ भी नहीं है, सब याद रखना है दोस्त। आगे आ जाओ, ये क्वेश्चन है हमारे पास, आपको पता होगा हमारा एक टॉपिक है मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के लिए। तो यह है फिलर गेज इज यूज टू चेक। फिलर गेज क्यों यूज होता है? रेडियस के लिए। क्या किया ये? रेडियस सरफेस को, रफनेस को या थिकनेस ऑफ क्लियरेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। सम पोर्शन क्यों? इसके बाद ये थर्मल रेडिएशन नहीं आता धर्मेंद्र जी, पांडे जी, इसके बाद ये थर्मल रेडिएशन में नहीं आता है। समझ रहे हैं बात? मतलब उसके पास हीट नहीं है इसके बाद, इसीलिए नहीं लेते हैं। मतलब आप लोग लाइक करने भी कंजूसी कर देते हैं आप लोग। फिलर गेज इज यूज्ड टू चेक रेडियस, सरफेस, रफनेस या थिकनेस ऑफ क्लियरेंस। तो आप लोग जो आंसर दे रहे हो डी फॉर डेली, बिल्कुल सही जवाब है। फिलर गेज आर यूज्ड टू मेजर गैप विड्थ बिटवीन द टू पैरेलल फोर्स, फाइंडिंग क्लियरेंस बिटवीन टू पैरेलल सरफेस। तो क्लियरेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं? फिलर गेज को यूज करते हैं। फ्लेयर बोल लो, जैसे ही बोल लो आप गेज, ठीक है। मुझे एक कमेंट करके बताओ, ये आपको न्यूमेरिकल मतलब ये जो आप कंपेयर कर रहे हो ये एब्सोल्यूट डाटा है या क्या बोलते हो इसको, जो मैंने, एक तो एब्सोल्यूट हो सकता है, दूसरा हम किस पे आधार पे करते हैं जज? वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स। तो ये वेरिएबल बता रहा है कि एट्रीब्यूट्स? मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। तब तक अगला क्वेश्चन रहा, ऑटो कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू चेक। ऑटो कैलोरीमीटर क्या करता है? रफनेस चेक करता है या फ्लैटनेस चेक करता है, एंगल करता है या ऑटोमोबाइल बैलेंस करता है? फटाफट बताओ क्या चेक करता है ऑटो कैलोरीमीटर? कौन बताएगा मुझे?
फटाफट बताइए। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपने देखा था, एक गेज वाला आया हुआ था, सॉल्यूशन करवाया था, इसीलिए ये जो है ना मेट्रोलॉजी वाला पार्ट, यहां से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है दोस्त, तो इसे भी आपको अच्छा से करना है, छोड़ना नहीं है। कुछ इंस्ट्रूमेंट मैं बता रहा हूं, और जब क्लास में आएंगे जो अपना चल रहा है माइक्रो मॉड्यूल, वहां पे रेस्ट हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी हमें हर टाइप का क्वेश्चन देखना है, दैट्स व्हाई। तो ऑटो किलोमीटर का जो आंसर आप लोग दे रहे हो मेरे देशवासियों, आप लोगों का जो आंसर है वो बिल्कुल ही सही जवाब है। C4 चेन्नई जो है बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो आपने बहुत अच्छा काम किया है, चेन्नई आपने आंसर लगाया। याद रखोगे एंगल मेजर करने के लिए हम लोग एक चीज याद रखो, देखो एंगल ए से ऑटो कैलोरीमीटर बात करो और ए से एंगल भी होता है। ऑटोमोबाइल ये फर्जी का दे रखा था, ऑटोमोबाइल बैलेंस की नहीं बात है। रफनेस, मुझे एक बात कमेंट करो, रफनेस के लिए क्या यूज करते हैं और फ्लैटनेस के लिए क्या यूज करते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताओ। एट द एंड आई विल गिव। आपको समझ में आ गया एंगल के लिए ऑटो कैलोरीमीटर, बट अगर रफनेस और फ्लैटनेस मेजर करना है तो मुझे बताओ मैं कौन सा डिवाइस यूज करूंगा। फटाफट आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा मेरे दोस्त। रिंग गेज इज यूज टू मेजर, रिंग गेज क्या करता है, ओनली इंटरनल थ्रेड, आउटसाइड डायमीटर एंड राउंडनेस, ओनली एक्सटर्नल थ्रेड। क्या हो जाएगा बताइए, रिंग गेज का क्या काम है, फटाफट बताइए। रिंग गेज क्या हो जाएगा आंसर, सबका यहां पे आ रहा है, ओनली इंटरनल थ्रेड, आउटसाइड डायमीटर एंड राउंडनेस, ओनली एक्सटर्नल थ्रेड। तो क्या आंसर दे रहे हैं, थ्रेड की बात यहां नहीं करेंगे दोस्त, थोड़ा एलिमिनेट करो। थ्रेड के लिए हम गेज को यूज नहीं करते हैं, मतलब सुनो कभी कभार आपको नहीं पता हो तो ऑप्शन को एलिमिनेट भी करना सीखो। इतना तो आप पढ़ा होगा ना, थ्रेड के लिए तो गेज यूज होना नहीं, हमारा रिंग गेज या स्नैप गेज नहीं होना है। तो सर एक बार जानते हो क्या क्या, सर ओनली एक्सटर्नल ए और डी तो नहीं होगा सर। अब अगर मुझे जोखिम लेना ही है तो मैं बी और सी में लूंगा सर, तो चांसेस अब 50% सही हो गया हमारा होने का अगर आपने ऑप्शन एलिमिनेट किया। तो रिंग गेज का जो हमारा काम होता है माय डियर फ्रेंड्स, रिंग गेज इज यूज्ड टू मेजर द आउटसाइड डायमीटर ऑफ राउंडनेट शाफ्ट। रिंग गेज हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा बताओ, हमारा जो आंसर है आउटसाइड डायमीटर एंड राउंडनेस, रिंग गेज है ना। एक होता है हमारे पास स्नैप गेज भी, स्नैप गेज का क्या काम है कौन बताएगा, स्नैप गेज, प्लग गेज, प्लग गेज का नाम सुने हो, प्लग गेज, सुनो 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 एक और तरीका बता तो, प्लग आपके साइकिल में प्लग है, साइकिल नहीं सर मोटरसाइकिल में प्लग है, मोटरसाइकिल में क्या है प्लग, आपको बोलते हो ना कि यार स्पार्क प्लग, मोटरसाइकिल में स्पार्क प्लग लगा होता है। स्पार्क प्लग कैसे होता है, मोटरसाइकिल में स्पार्क प्लग कैसा होता है, तो स्पार्क प्लग से क्या मेजर करोगे, तो बोलोगे होल का डाया। याद रखना जो प्लग होता है उससे हम होल का डाया मेजर करते, होल का डाया चेक करते, मेजर तो नहीं बोलेंगे, चेक करेंगे कि गिवन रेंज में है कि नहीं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्लग गेज से हम क्या मेजर करते हैं, तो इंटरनल डायमेंशन, होल का किस डायमेंशन से मतलब है आपको, इंटरनल, शाफ्ट के किससे मतलब, जैसे ये शाफ्ट है अगर हमें मेजर करना है तो बाहर से मतलब है कि अंदर से, तो शाफ्ट में बाहर मतलब एक्सटर्नल डायमेंशन। राउंडनेस इसके लिए मैं यूज करता हूं रिंग गेज। जो प्लग होता है मोटरसाइकिल में जो प्लग गेज लगा रहता है, प्लग गेज नहीं हम स्पार्क प्लग बोलते, तो आपने देखा होगा ये शाफ्ट की तरह होता है। तो ये किस में, होल, होल मतलब इंटरनल डायमीटर, जैसे ये होल है तो आपको कुछ भी इंसर्ट करना है तो अंदर करोगे ना, तो इंटरनल डायमेंशन या होल की बात करेंगे तो प्लग, दिमाग में सेट कर लो दोस्त, इसको कतई नहीं भूलना आपको, ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है, बार बार आता रहता है, सो यू हैव टू बी सेट दैट थिंग्स इन योर माइंड। ये पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। आगे आ जाओ, अगला डिवाइस है हमारे पास, Cylindrometer is used to measure the internal diameter, the thickness, the external diameter and the angular face. क्या हो जाएगा इसका आंसर, रोशन चलो बताओ इसके बारे में बताओ। किलोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, फटाफट बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई एम वेटिंग फॉर दैट। क्या है, द इंटरनल डायमीटर, ओके सर, द थिकनेस, द एक्सटर्नल डायमीटर एंड द एंगुलर फेसेस। तो अभी अभी आपने देखा था, आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग बताइए, आ गया सबका आंसर। देखो इंटरनल डायमीटर नहीं सर, इंटरनल डायमीटर के लिए हम क्या यूज किए, तभी आपने देखा था क्या यूज किए थे, तो सर जो आप प्लग बता रहे थे उसकी बात कर रहे थे। थिकनेस के लिए हम फिलर यूज किए थे, अरे थिकनेस के लिए फिलर FELLER जो क्वेश्चन स्टार्ट किया था शुरू में। एक्सटर्नल डायमीटर के लिए हम अभी आपने देखा था क्या यूज करते हैं, रिंग यूज करते हैं। तो बच क्या जाता है, ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करो, मान लो आपको नहीं पता था लेकिन आप खुद बोलोगे सर इंटरनल डायमीटर के लिए अभी आपने बताया था स्पार्क प्लग मतलब प्लग, हाँ थिकनेस के लिए अभी आपने स्टार्ट किया था वहीं से कराई, जो फिलर गेज था सर फिलियर बोल लो,
तो ये होगा। एक्सटर्नल के लिए सर अभी आपने बताया था, अभी लास्ट क्वेश्चन में आपने बताया था, तो क्या बच जाता है, क्या नहीं बताया हूं, तो एंगुलर फेसेज आपने नहीं बताया था सर, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। हाँ, आई थिंक एमडी जी आपका क्लास पीछे चल रहा है क्या, आप लाइव आइए, आपका जो चैट है बहुत पहले वाला क्वेश्चन का चैट है जो मैं अभी देख पा रहा हूं। चलो अगला क्वेश्चन, ये सारा चीजें मैं आपके लिए लिख के दे दिया हूं दोस्त, जो भी बोल रहा हूं, ताकि आपको लास्ट में रिवीजन में दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और हमारा दोस्त, मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन का आप लोग गलत दोगे, बिकॉज क्लास में पूरा हम लोग इसके बारे में देख चुके हैं दोस्त। तो आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है नाउ, एंड नाउ यू हैव टू आंसर फास्ट, नाउ you have to answer fast of that question. What answer I am getting? D for Delhi, Javed. Okay, fine. Mr. KR, पांडे जी, यादव जी, सबका आंसर आ रहा है हमारे पास, सबका आंसर आ रहा है, गुड। देखो दोस्त, लेमीज थ्योरम आर एप्लीकेबल ओनली फॉर, मैं बताया था लेमीज थ्योरम तभी लगता है दोस्त जब फोर्स क्या होता है, कोप्लेनर एंड कंकरेंट। क्लास में बताया था, ये क्वेश्चन आया भी था, तो आप बोलोगे कोप्लेनर एंड कंकरेंट। सर कोप्लेनर का क्या मतलब है, अगर सारा फोर्स एक ही प्लेन में लगता हो तो इसको हम कोप्लेनर बोलते हैं। जैसे ये मान लो हमारे पास एक बोर्ड है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, ये सारा का सारा एक ही प्लेन में लग रहा है, कोप्लेनर कहलाएगा। ठीक है, कंकरेंट कब कहलाएगा, मान लो सारा का सारा फोर्स एक जगह से निकल रहा है या एक जगह आ रहा है, जैसे ये सारा फोर्स, ये सब के सब क्या कहलाएगा, कंकरेंट कहलाएगा, एक ही जगह से। कोप्लेनर एक ही प्लेन एक पॉइंट से निकल रहा है तो कंकरेंट। अब समझो ये हो जाएगा कोप्लेनर कंकरेंट। मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ, लेमीज थ्योरम लगाने के लिए कितना फोर्स होना चाहिए, 3 4 5 6 8 10, तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम 3 फोर्स होना चाहिए। चलो लेमीज थ्योरम के बारे में थोड़ा सा बात कर ही लेता हूं दोस्त, अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं। ये मान लो एक फोर्स F1 है दोस्त, ये फोर्स हमारे पास कुछ F2 है, ये फोर्स कुछ हमारे पास F3 है ना, ये F1 है, ये एंगल कुछ अल्फा है, ये एंगल कुछ बीटा है, ये एंगल गामा है, तो आप साइन रूल लगाओगे, लेमीज थ्योरम के अनुसार हो जाएगा F3 अपोजिट का एंगल के साथ साइन बीटा इक्वल टू हो जाएगा F1 अपोजिट एंगल साइन गामा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास F2 अपॉन साइन अल्फा, है ना। तो सीधा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा लेमीज थ्योरम है, तो आपको ये भी याद रखना है। और 3 फोर्स होना चाहिए, सही बता रहे हैं आप लोग, याद है, मतलब आपको याद हो तो रह रहा है, तो अच्छी बात है। ये मैंने आपके लिए बना के दे दिया हूं, ताकि जब आप रिवीजन करो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। लेमीज थ्योरम एप्लीकेबल ओनली फॉर कोप्लेनर एंड कंकरेंट। एक क्वेश्चन और पूछूं, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन ये है, कोप्लेनर है, ठीक है, कोप्लेनर है, कोप्लेनर है, 3 फोर्स लग रहा है F1 F2 F3, मुझे बताओ ये कब बैलेंस होगा, F1 F2 F3 ये कब बैलेंस होगा, कब ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये आपको कमेंट करके अभी एंड अभी बताना है कि सर अगर ऐसा है तो कब रहेगा हमारे पास इक्विलिब्रियम में, फटाफट बताइए। तीनों के तीनों क्या होना पड़ेगा, कोप्लेनर कंकरेंट होना पड़ेगा, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन आपने किया था क्लास में। अगला क्वेश्चन आ जाओ, ये क्वेश्चन का आंसर कौन नहीं देगा दोस्त, जो हमारे स्टूडेंट हैं क्लास का, हु इज नॉट एबल टू गिव द आंसर ऑफ दैट वन। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिटिविटी ऑफ द फोर्स, द इफेक्ट ऑफ फोर्स अपॉन द बॉडी इज maximum when it at the center of gravity of the body, different at different points in the line of action, same at everywhere point in the line of action, minimum when it's at CG of the body। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर फटाफट बताइए, what will be answer of that one, waiting for more answer। सो हमारे पास पांडे जी, मिस्टर होदा, फाइन, निशांत ओके, जावेद, इस क्वेश्चन का आंसर है चेन्नई, फाइन, जावेद फाइन ओके। सो धर्मेंद्र, यादव जी, मुकेश, या यू ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेम। मैं थोड़ा सा बता दूं लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, मैंने आपको क्लास में बताया था, फिर से बताया हूं। अच्छा ये बताओ, लॉ ऑफ ट्रांसमिटिविटी किस बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, फटाफट बताओ, रिजिड के लिए या फ्लेक्सिबल के लिए, ये किस बॉडी के लिए, फटाफट बताओ, रिजिड के लिए या फ्लेक्सिबल के लिए, रिजिड या फ्लेक्सिबल, व्हाट यू थिंक। कभी कभार ये भी क्वेश्चन आता है कि किस बॉडी के लिए लगता है, तो याद रखना दिस इज एप्लीकेबल फॉर द रिजिड बॉडी, नॉट फॉर द फ्लेक्सिबल बॉडी। क्या बोलता है ये थ्योरी क्या बोलता है, मैं 1 मिनट आपको रिकॉल करवा देता हूं। ये थ्योरी बोलता है कि सपोज करो हमारे पास कोई एक रिजिड बॉडी है, कैसा बॉडी है, रिजिड बॉडी है, अगर मैं यहाँ पे एक फोर्स लगा रहा हूं, है ना, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है कि नहीं है, हाँ,
इस लाइन ऑफ एक्शन अगर मैं इस फोर्स को यहां से हटा के सपोज करो मैं यहां लगा दिया, या मान लो यहां से हटा के यहां लगा दिया, अगर इस लाइन ऑफ एक्शन पे सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स कहीं भी लगेगा तो उसका इफेक्ट वही होगा जो ये फोर्स प्रोड्यूस कर रहा था। याद रखना, सिर्फ रिजिड बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, फ्लेक्सिबल के लिए नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका C4 चेन्नई इज द राइट आंसर। C4 चेन्नई इज द राइट आंसर। गुड, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये बात मैं आपको लिख के दे दिया हूं दोस्त, क्योंकि मुझे पता है आपकी वैलिडिटी 24 घंटा का है, 24 घंटा में भूल जाओगे, तो भूलने तो देना नहीं हमें आपको, तो इसलिए मैं सारी बातें यहाँ पे क्या क्यों दोस्त लिख दिया हूं। चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। ऑन प्रिंसिपल प्लेन, ये क्वेश्चन बीपीएससी आईटीआई 2024 आज के क्लास में आपने देखा भी है, फटाफट आंसर दो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑन प्रिंसिपल प्लेन द शेयर स्ट्रेस इज 0 यूनिटी डबल हाफ। सो प्रिंसिपल प्लेन पे शेयर स्ट्रेस हमेशा 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 एंड हमेशा 0 होता है। प्रिंसिपल प्लेन पे हमेशा शेयर स्ट्रेस 0 होगा। तो जो आंसर आपका आ रहा है ए फॉर एप्पल, सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, मतलब गुड, अच्छी बात है, आपको ये बात भी पता है। अच्छा, इसमें और कुछ क्वेश्चन पूछ लूं आपसे? चलो आगे पूछता हूं, तब इस क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आ जाओ। द शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज लीनियर, क्यूबिक, पैराबोला, नन ऑफ दिस। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन? शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज, क्या हो जाएगा फटाफट इसका बताइए? लीनियर, क्यूबिक, पैराबोलिक और नन ऑफ द अबव। बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्त? सॉरी, पैराबोला, व्हाट अबाउट अदर्स? सब बताइए, आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। अगर आपने एनालिसिस देखा होगा तो आपको पता होगा कैसा क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में। चलो फाइन, तो किसको लॉक करूं? अरे किसको लॉक करूं बताओ, किसको लॉक किया जाए दोस्त? चेन्नई को आप लोग लॉक किए हो? हाँ, चेन्नई, आई थिंक शायद चेन्नई। गुड, C4 चेन्नई जो है बिल्कुल सही जवाब है, पैराबोलिक। यहां पे ये भी देखो शेयर स्ट्रेस, एक मैं ना जो आपका कल का क्लास होगा ना वहां पे हम शेयर स्ट्रेस बात करेंगे आपके क्लास में, है ना, जो भी आपका चल रहा है ना मैक्रो मॉड्यूल में, वहां पे भी ये नहीं बताया हूं, कल का क्लास में यही करेंगे। शेयर स्ट्रेस का जो वेरिएशन है अलग अलग केस में कैसे कैसे होगा। हमारे पास सर्कल भी हो सकता है, हमारे पास आई सेक्शन हो सकता है, हमारे पास टी सेक्शन हो सकता है ना, तो सब सेक्शन हम देखेंगे हाउ द शेयर स्ट्रेस वेरिएशन। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनकरेक्ट है या इज करेक्ट है? अब इज करेक्ट है, ये गलत टाइप की है। चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए बीम इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, और ये कुछ ऑप्शन आपके पास, फटाफट बताइए। ए बीम को कब मैं यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ को बोलूंगा? पहली बात मैं आपको आज ही क्लास में बताऊं, बीम क्या होता है जी? व्हाट डू मीन बाय बीम? बीम एक ऐसा मेंबर होता है दोस्त हमारे पास, एक हमारे पास ये है ना, बीम हमारे पास कुछ इस तरह का होगा। अब बीम कैसा लोड लेगा दोस्त बताइए आप लोग, है ना, ये हमेशा ट्रांसवर्स लोड लेगा ना। लोड इसके ऊपर कैसे लगेगा? ऐसा आपके घर में भी बीम होगा, आपने देखा होगा ब्रिज वगैरह में ये बीम होगा, है ना, तो ये बीम है हमारा। अब क्वेश्चन है इस बीम को मैं कब बोलूंगा, क्या बोलूंगा कब? इस बीम को इससे कलेंग ए बीम इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, बस इसका स्ट्रेंथ हर जगह सेम कब होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए बता रहा है द बेंडिंग मोमेंट इज सेम थ्रू आउट द बीम, मतलब बेंडिंग मोमेंट हर जगह सेम है। द शेयर स्ट्रेस इज सेम थ्रू आउट द बीम, शेयर स्ट्रेस हर जगह सेम है। द डिफ्लेक्शन इज सेम थ्रू आउट द बीम। ऑप्शन डी बता रहा है बेंडिंग स्ट्रेस इज सेम एवरीवेयर सेक्शन अलोंग ऑल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आ रहा है, और आंसर बताओ यार, और सब बता सकते हैं आप आंसर, कुछ बचा तो ये भी देखता है कि भाई मेरा कितना तुक्का सही होता है ना। Some are there who think okay, let's do the tukka and let's see how much I am getting the right answer. Good. So the correct answer is that, my dear friends, a beam is said to be of uniform strength. The bending stress, दोस्त सुनो, बेंडिंग स्ट्रेस ना हर जगह सेम होना चाहिए दोस्त, तभी तो बोलोगे बीम हमारा यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का है। कहीं पे बेंडिंग स्ट्रेस कुछ और है, कहीं पे कुछ और है बेंडिंग स्ट्रेस, तो कैसे होगा यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का?
टूट सकता है। तो किसी भी बीम को आप बोलोगे ए बीम इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ इफ द बेंडिंग स्ट्रेस इज सेम एट एवरी सेक्शन अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। ये जो बीम है बाबू, इसमें लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस कौन सा है? तो आप बोलोगे ना सर ये वाला जो एक्सिस आप देख रहे हो ना थोड़ा सा, ये वाला एक्सिस, यही हमारा लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस होगा ना। तो हर जगह बेंडिंग, सुनो बेंडिंग स्ट्रेस बेंडिंग मूवमेंट, सुनने में आपको सेम लग रहा है, दोनों अलग अलग चीज है दोस्त। तो बेंडिंग स्ट्रेस जो होना चाहिए सेम होना चाहिए, तभी, नहीं तो पता चला यहाँ कुछ और है यहाँ कुछ और है, टूट जाएगा बीम, फिर आप कैसे डिजाइन कर पाओगे। क्लियर है बात? चलो आज अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। नाउ दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन एंड द क्वेश्चन इज दैट द सेक्शन मॉडुलस इज एक्सप्रेस्ड एज I upon I, E upon I, M upon I, E upon I। बोलोगे सर I तो हर जगह है, बाद में की पता नहीं सर। द सेक्शन मॉडुलस इज एक्सप्रेस्ड एज, सेक्शन मॉडुलस एक होता है सेक्शन मॉडुलस, एक होता है पोलर सेक्शन मॉडुलस, है ना। ये सब हम लोग क्लास में डिस्कस, अभी जो सोम चल रहा है आपका मैक्रो मॉड्यूल में, कल हम सारा डिस्कस करने वाले दोस्त। कल का हमारा मैक्रो मॉड्यूल का क्या टॉपिक पता है ना, क्या क्या कल हम कवर करने वाले हैं? शेयर फोर्स, तो आज हमने देखा बेंडिंग मूवमेंट भी देखा, बेंडिंग ट्विस्टिंग जब बात करेंगे तो वहां पे हम बात करेंगे सेक्शन मॉडुलस और पोलर सेक्शन मॉडुलस का। आपके एग्जाम में सेक्शन मॉडुलस पोलर सेक्शन मॉडुलस दोनों क्वेश्चन आया हुआ था। बीपीएससी आईटीआई 2024 में दोनों क्वेश्चन था, सेक्शन मॉडुलस एंड पोलर सेक्शन मॉडुलस। सो द सेक्शन मॉडुलस एक्सप्रेस्ड एज, क्या आंसर आ रहा है बताओ आप लोग? I अपॉन आई, E अपॉन आई, M अपॉन, यार एक बात बताओ यहाँ पे चेन्नई कौन कौन आंसर दे रहे हो? वही, हाँ how many स्टूडेंट चेन्नई? करेक्ट आंसर A फॉर एप्पल जो है माय डियर फ्रेंड्स, और मोस्ट ऑफ यू गाइज हैव गिवन द राइट आंसर A फॉर एप्पल। I अपॉन आई, यहाँ पे I क्या है दोस्त? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थोड़ा मैं समझा देता हूँ, कोई इलेक्ट्रिकल वाले दोस्त होगा बोलेगा सर मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया आपने ये क्या बताया। देखो ये जो है ना I अपॉन आई, जो सेक्शन मॉडुलस होता है उसको मैं जेड से डिनोट करता हूँ, ये होता है I अपॉन वाई। सर ये I और Y क्या है सर, कुछ तो बताओ। I जो है दोस्त यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो आपने आज भी देखा था, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। Y जो है डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। सर ये न्यूट्रल एक्सिस क्या है सर? हाँ दोस्त एक बात बताओ, जैसे ये हमारा बीम है भाई, है ना, ये हमारा बीम है, ठीक है, अभी ये लेंथ L है, हर जगह लेंथ L होगा कि नहीं होगा बताओ? हर जगह, यहां भी लेंथ L है, यहां भी, हर जगह लेंथ L है। अब हम इस पे बेंडिंग मोमेंट अप्लाई करते, लो हम बेंडिंग मोमेंट अप्लाई करते हैं, ये लो बेंडिंग मोमेंट जैसे ही हम अप्लाई करेंगे ये टेढ़ा होगा, अरे बोलो टेढ़ा होगा, हाँ सर बेंड करेगा, टेढ़ा होके कैसे हो जाएगा सर? ये अगर टेढ़ा की बात करोगे सर तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा सर, हाँ सर बन जाएगा, बन जाएगा। सर एक बात बताओ, नीचे वाले का जो लेंथ है L से ज्यादा होगा, मतलब नीचे वाला लेंथ बढ़ चुका है तो ये हो जाएगा L प्लस डेल्टा L, और सर ऊपर वाला घट चुका है तो ये हो जाएगा L माइनस डेल्टा L। हाँ सर बात तो सही है, बट यहाँ है L प्लस डेल्टा L, यहाँ L माइनस डेल्टा L। सर कोई चीज अब निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो कहीं तो जीरो रहा होगा, मतलब सर इस मेंबर में कहीं तो होगा जहां पर लेंथ L होगा। हाँ सही बात है, कहीं तो होगा जहां पर लेंथ L होगा, है ना, ये लो, है ना, और जहां पर लेंथ L है ना उसी को मैं बोलता हूँ न्यूट्रल एक्सिस, और इस प्लेन को बोलता हूँ न्यूट्रल प्लेन। और ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो ना यही से देखिएगा y, ये होता है हमारे पास, है ना, यहां से। अब दोनों सेम रहेगा, मैं हाथ से बना रहा हूं तो कम ज्यादा लग रहा है, y दोनों फाइबर पे, ये फाइबर पे हमेशा सेम होगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ ये जो नीचे वाला फाइबर है ये टेंशन में होगा कि कंप्रेशन में होगा? ये खिंचाव है ना सर, जब दबाएं तो ये खिंचा गया, खिंचाव मतलब टेंशन, मतलब नीचे वाला फाइबर टेंशन में आ जाएगा, ऊपर वाले फाइबर सिकुड़ गया सर, सिकुड़ गया, कंप्रेशन, मतलब ऊपर वाला फाइबर किस में आ जाएगा हमारा? कंप्रेशन में आ जाएगा। और जो न्यूट्रल एक्सिस है वहां पे क्या क्या स्ट्रेस आएगा? जीरो, अरे जीरो, टेंशन से कंप्रेशन जा रहा है तो कहीं तो जीरो होगा, जहां जीरो होगा वही न्यूट्रल प्लेन कहलाएगा सर, या न्यूट्रल एक्सिस कहलाएगा। कभी ये भी क्वेश्चन आएगा तो बोलना यहाँ पे जीरो हो जाएगा हमारा। तो फिलहाल जो आपने करेक्ट आंसर लगाओगे वो हो जाएगा I अपॉन आई। क्या होता है सेक्शन मॉडुलस, क्या होता है पोलर सेक्शन मॉडुलस, इसके बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे क्लास में इसके बारे में। फिलहाल आप इतना याद रखो, हमारा काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन एंड ब्रिटल मटेरियल, क्राइटेरिया ऑफ फेल्योर दैट टेक्स प्लेस अंडर द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इज पुट फॉरवर्डेड बाय। ये क्वेश्चन हमारा थ्योरी ऑफ फेल्योर करके एक चैप्टर है, आपको पता होगा 2024 में भी ये क्वेश्चन थ्योरी ऑफ फेल्योर से आया हुआ था। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दैट क्वेश्चन। इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन एंड ब्रिटल मटेरियल, कैसा मटेरियल है बाबू? व्हिच टाइप ऑफ मटेरियल इज ब्रिटल, व्हिच टाइप ऑफ मटेरियल इज देयर? ब्रिटल मटेरियल है ना, ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल समझते हो? हम लोग जो कॉलेज में जब थे, आप लोग भी
तो आपने देखा होगा पेंसिल, देखियो पेंसिल छोड़ो टूट जाएगा, ब्रिटल मटेरियल है हमारा, है ना। वुड वुड क्या आएगा, ब्रिटल। ग्लास क्या है, ब्रिटल। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन ब्रिटल मटेरियल क्राइटेरिया फेल्योर दैट टेक्स प्लेस अंडर द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस पुट फॉरवर्ड। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस में क्या होगा, रैंकाइन होगा, थ्योरी ड्यू टू द गेस्ट होगा, थ्योरी सेंट वेनांस होगा, या थ्योरी ड्यू टू द बेल्ट्रॉन एंड हेग थ्योरी होगा। क्या हो जाएगा दोस्त, किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो ये दिया जाता है थ्योरी ऑफ रैंकाइन या रैंकाइन थ्योरी क्यों दूसरा बोलते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहां देखियो मिस्टर, मिस्टर कौन आ रहा है हमारे साथ, बढ़ गया डेट, डोंट वरी, इफ दिस इज योर यू कैन चेक आउट इट, नो प्रॉब्लम। बट ठीक है, कुछ भी हो अपने को इस बार बीपीएससी को क्रैक करना ही है दोस्त, है ना। सर अच्छा सुनो, ये मैंने एक साथ पूरा लिख दिया हूं दोस्त, देखो मैं सारा लिख के दे दिया आपको, मैक्स सारा, क्योंकि मुझे पता है यहां से एक क्वेश्चन बनता ही है, तो सारे को एक साथ कलेक्ट कर लो। देखो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, इसी को मैं रैंकाइन थ्योरी बोलता हूं, उसी को मैं मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी बोलता हूं। जनरली ये ब्रिटल मटेरियल के एप्लीकेबल है, किसके लिए, ब्रिटल मटेरियल के लिए। ये भी क्वेश्चन आएगा कि रैंकाइन थ्योरी किस मटेरियल के लिए है, किसके लिए है, तो बोलोगे ब्रिटल मटेरियल के लिए। आगे आ जाओ, ये डक्टाइल के लिए सुटेबल नहीं है, ये प्योर शियर में भी सुटेबल नहीं है। अब याद रखो रैंकाइन किसके लिए, ब्रिटल के लिए। आगे समझो, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी जिसको हम सेंट वेनांट थ्योरी भी बोलते हैं, ये भी हमारे पास, ये सेटिस्फैक्टरी है, ये हमारा अप्लीकेबल था, ये सेटिस्फैक्टरी है, मतलब ठीक है चल गया, हो गया तो ठीक है, संतोषजनक है हमारा। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी ये सिर्फ और सिर्फ डक्टाइल मटेरियल में ही लगेगा। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, इसी का नाम होता है ट्रेस्का और गेस्ट थ्योरी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, किस मटेरियल के लिए, तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर द डक्टाइल मटेरियल। मोस्ट कंजर्वेटिव थ्योरी है हमारा डक्टाइल के लिए, है ना, एप्लीकेबल फॉर डक्टाइल। अगला होता है मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, सबको याद रखना दोस्त, डक्टाइल ब्रिटल में आप कंफ्यूज करोगे, इसी को हेग थ्योरी बोलता हूं, ये भी हमारा डक्टाइल में एप्लीकेबल होता है। लास्ट जो होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, जिसको मैं डिस्टोर्शन एनर्जी भी बोलता हूं, इसको मैं हैंकी भी बोलता हूं, वॉन मिसेज भी बोलता हूं, मोस्ट एप्रोप्रिएट थ्योरी फॉर द डक्टाइल मटेरियल। तो ये 2-3 डक्टाइल का है, 2-3 ब्रिटल का है, ये आपको काम है याद रखना दोस्त। यहां से आप लिख लो, एक क्वेश्चन तो बनता है, पिछली बार भी पूछा गया है, और कोई भी एग्जाम होता है दोस्त, इस 5-6 थ्योरी में से 5 में से किसी न किसी एक से उसको मोहब्बत होता है, एक के बारे में पूछा ही पूछा जाता है। तो क्या तरीका है सर, इस स्लाइड को हमें ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त, अगर आपके मोबाइल, अगर आप अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं हुए हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट वन, राइट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट वन एंड इट विल बी हेल्प यू आउट। लास्ट में आप देख लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हो, इसके बाद जो बात करोगे आप हमारे साथ, इसके स्लाइड का ये भी ले लो, अगला ये स्क्रीनशॉट ले लो, आपको बहुत काम आएगा, और फिर ये ले लो। तो इतना आपको देख के जाना है एग्जाम। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज अ पॉइंट वेयर shear force changes sign, bending moment changes sign, shear force is maximum, bending moment is maximum। तो पीडीएफ तो उसके लिए ना जो हमारा स्टूडेंट है, जो भी नहीं है उसको मैं क्या करूं, इसके लिए मैं बोला हूं यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। तो यहां पे आंसर आ रहा है बी फॉर बॉम्बे, बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। जहां पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है उसी को हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि बताओ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर किस बीम में दिखता है, फटाफट कमेंट करो, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इन व्हिच टाइप ऑफ बीम दिस पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज गोइंग टू ऑब्जर्व। कैन यू टेल मी फास्ट, कैन यू टेल मी फास्ट, in which type of material, in which type of beam it look like the point of contraflexure is appears। हाँ याद तो है आप लोगों को, आज ही हमने बात किया था, ओवरहैंगिंग बीम किस में आता है, ये ओवरहैंगिंग बीम में आता है सर, और कहीं नहीं आता है, ये भी याद रखोगे, ओवरहैंगिंग बीम। सर ये ओवरहैंगिंग बीम क्या होता है, जैसे ये है हमारे पास, अगर कभी भी जो हमारा मेंबर है वो सपोर्ट से बाहर चला जाए तो इसको मैं ओवरहैंगिंग बीम बोलता हूं, और यहीं पर हमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर बोलता दिखता है, बेंडिंग मोमेंट से साइन करता है, यही पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होगा। तो आपको सारी चीज याद होगा, आपको ये सारी बातें याद रखना है, और होपफुली आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। बहुत तरह का बीम होता है हमारा,
अभी आपने देखा भी था, है ना। चलो गुड, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, व्हेन शियर फोर्स एट अ पॉइंट इज जीरो द बेंडिंग मोमेंट इज दैट पॉइंट। ओके, वो लोग आज तो ये क्वेश्चन देखा ही था क्लास में, यहां भी दिख रहा है, रिवीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर दोस्त? क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। सो इसका जवाब तो बिल्कुल सही आ रहा है हमारे पास, है ना। जहां पर भी शियर फोर्स जीरो होगा वहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। जहां पर भी शियर फोर्स, मैं आपको हमेशा बताया था, अब एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूं आपके लिए, याद रखो बेंडिंग मोमेंट का जो स्लोप होता है वो शियर फोर्स देता है, शियर फोर्स का स्लोप लोड देता है। बोलोगे सर कुछ समझ में नहीं आया, फिर से बताइए दोस्त। देखो जैसे हम बता रहे हैं dv अपॉन dx, भी यहाँ पे शियर फोर्स है, क्या है ये, शियर फोर्स। तो ये हमेशा हमको लोड देता है, क्या देता है, लोड। और अगर मैं v को कैसे लिखेंगे, v होता है dm अपॉन dx। अच्छा dm भी आ गया, ये m क्या है, ये बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट। ये स्लोप ऐसा होता है दोस्त, ये m होगा, ये x होगा। अब मुझे बताओ dm अपॉन dx क्या है, ये स्लोप है, मतलब बेंडिंग मोमेंट का स्लोप हमेशा शियर फोर्स देगा। बेंडिंग मोमेंट का जो स्लोप है ये शियर फोर्स को बताता है। और सर अगर मैं शियर फोर्स की स्लोप की बात करूंगा तो ये हमें क्या दिखाएगा, लोड दिखाएगा। विवेक ये आप लोग क्या बोल रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्या कुछ हुआ है, बताओ फटाफट। विवेक ये बीपीएससी आईटीआई का बैच है जिसका एग्जाम 17 अगस्त को टेंटेटिव है। ये कमेंट आपका बहुत बार, तब से यही आ रहा है आपका बस। एनी अदर डाउट? This is for the BPSC ITI batch, right? Exam is scheduled to 17th of August 2025. Okay? चलो, तो याद रखोगे ये हमारे पास, ठीक है ना। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो मैं आपके लिख के दे दिया हूं सारे चीजें, आपको याद रखना, ये चीज काम की चीज है। चलो विवेक अच्छे हो यार तुम लोग भी। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कर्वेचर इक्वेशन ऑफ ए बीम इज गिवन बाय, कर्वेचर इक्वेशन ऑफ ए बीम इज गिवन बाय m इक्वल टू EI, ठीक है। द कर्वेचर इक्वेशन ऑफ बीम इज गिवन बाय, ये कुछ आपके पास इक्वेशन है, मुझे बताइए क्या होगा। एनीबॉडी? ये अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्त, एक अभी चैप्टर में आपको पता है डिफ्लेक्शन पढ़ाने वाला हूं, यहां पे हम इसकी बात करेंगे। व्हाट एवर इज लेवल नीड्स टू टेक आई विल डू। तो इसका आंसर C फॉर चेन्नई हो जाएगा। अरे क्या बता रहे हो, m इक्वल टू EI, गलती कर रहे हो यार सब। देखो विवेक और धर्मेंद्र ये सब मत करो यार, यहाँ पे क्या ही कर रहे हो, ये सब छोड़ो, हटाओ, इग्नोर करो। इफ एनीथिंग इज स्पैम लिव दैट ना, क्यों पढ़ना। तो यार आप लोग बी कैसे दे रहे हो दोस्त, बताओ। यहाँ पे मैकेनिकल सिविल का स्टूडेंट नहीं है क्या? हाँ, m इक्वल टू क्या होगा, ये होगा ना, चेन्नई होगा ना। डबल इंटीग्रेशन मेथड आपने नाम सुना होगा, मैं पढ़ाऊंगा डबल इंटीग्रेशन मेथड ना। इन डबल इंटीग्रेशन मेथड से m इक्वल टू EI d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर होगा। तो चेन्नई जो है बिल्कुल सही जवाब है, आपको ये चीज ध्यान रखना है। अगला, pivoted tube is used to measure, pitot tube not pivoted sorry, pitot tube is used to measure the flow rate of fluid velocity। ये भी क्वेश्चन आया था बीपीएससी AE 2025 19 जुलाई 1920 कब था, टेक्निकल में आया हुआ था, 20 या 21 को आया हुआ था ये भी क्वेश्चन। पिटट ट्यूब दोस्त, फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी या प्रेशर इनसाइड द पाइप। क्या आंसर आ जाएगा, फ्लो रेट। हमारे पास अभी भी है मेरे दोस्त, फ्लो रेट बता रहा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल गलत जवाब दे रहे हो आप दोस्त। पिटट ट्यूब जो है ना, वेलोसिटी मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं, और फ्लो रेट को मेजर करने के लिए हम लोग वेंचुरी मीटर या ऑरिफिस मीटर को यूज करते हैं। डिस्चार्ज के लिए वेंचुरी मीटर या ऑरिफिस मीटर को यूज करते हैं। वेलोसिटी मेजर करने के लिए हम लोग पिटट ट्यूब का यूज करते हैं। डेंसिटी मेजर करने के, प्रेशर के लिए हम लोग यूज करते हैं, जो यूट्यूब होता है वो यूज करते हैं दोस्त, ठीक है ना। डेंसिटी के लिए भी हम यूज करते हैं, तो ये चीजें आप याद रखोगे। फ्लो के लिए क्या होगा, वेंचुरी मीटर, फ्लो रेट के लिए वेंचुरी मीटर होगा, या ऑरिफिस मीटर या एल्बो मीटर, ये सब यूज होता है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, रेडी रहो अपने आप को आप इसके लिए, ठीक है। सो पिटट ट्यूब समझ रहे हो ना, वेलोसिटी होता है बर्नौली इक्वेशन पर। ये किस पे काम करता है, बर्नौली इक्वेशन पे काम करता है। अगला क्वेश्चन,
इन जनरल बर्नौली इक्वेशन ईच ऑफ द टर्म रिप्रेजेंट एनर्जी इन केजी मीटर, ऐसा क्या कुछ ऑप्शन है, फटाफट आप आंसर बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर, गिव द आंसर फास्ट। क्या हो जाएगा बताओ। देखो दोस्त अदर ब्रांच देखो ये होता है दोस्त, मैं बताता हूं P अपॉन रो जी प्लस ऑफ V स्क्वायर अपॉन 2G प्लस ऑफ Z इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, P अपॉन रो जी, है ना, प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हर एक टर्म होता है ना दोस्त, एनर्जी देखो यहाँ पे मास इक्वल टू 1 है ना, मास इक्वल टू 1 है ना, हाफ एम बी स्क्वायर एम जी एच, क्लियर है ना। तो ये जो हो जाएगा ना, याद रखना एनर्जी न्यूटन मीटर पर न्यूटन वेट ऑफ फ्लूइड, बेसिकली ये हो जाएगा हमारा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्त चेन्नई होगा, बहुत बार ये एग्जाम में आया हुआ है, तो ये याद करोगे, जी जेड होगा यहाँ पे, तो ये चीज आप याद रखोगे, ठीक है। हमारे पास हो जाएगा एनर्जी इन न्यूटन मीटर टू द पर न्यूटन वेट ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा चेन्नई, ना कि अलग। तो आप लोग इसमें भी गलती किए हो, नहीं करना है दोस्त, ठीक है। देखते हो P अपॉन रो जी प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z, यहाँ पे आप देखो हाफ एम बी स्क्वायर या mgh, तो उससे आप देख सकते हो सारा एनर्जी है पर यूनिट वेट में, अगर मैं डिवाइड करता हूं तो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन फ्लूइड मैकेनिक्स द कंटिन्यूटी इक्वेशन इज मैथमेटिकली स्टेटमेंट embodying the principle of conservation of momentum, conservation of weight, conservation of energy, conservation of mass। क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, फ्लूइड मैकेनिक्स कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ मैथमेटिकली स्टेटमेंट, हाँ दोस्त, कंजर्वेशन ऑफ मास, याद रखना कंजर्वेशन ऑफ मास इज द राइट आंसर। कंटिन्यूटी इक्वेशन टॉक अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिस इज द बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन दिस इज कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम उलर इक्वेशन होगा दोस्त, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा, लीनियर या ये उलर हो जाएगा हमारा। कंजर्वेशन ऑफ वेट इज नथिंग, सो ये याद रखोगे आप, सारी चीजें सब बेसिक्स है जो आपको पता होना चाहिए। ये होता है हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन, रो वन ए वन वी वन इक्वल टू रो टू ए टू वी टू, अगर इनकम्प्रेसिबल होगा ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज मेजर्ड बाय, एरोप्लेन स्पीड हो या सबमरीन का स्पीड हो, किससे मेजर करते हो, पीटर ट्यूब से, हॉट वायर एनोमीटर से, वेंचुरीमीटर से, या रोटामीटर से, किससे करते हो दोस्त। एरोप्लेन का जो स्पीड है या सबमरीन का स्पीड है, अगर आपको मेजर करना है तो किससे मेजर करोगे, फटाफट आंसर बताओ। स्पीड है ना दोस्त, स्पीड है ना, अभी अभी मैं आपको हिंट दे चुका हूं स्पीड के बारे में। सो द करेक्ट आंसर रिवील किया जाए, हवाई जहाज पे चढ़ते होंगे या आप सबमरीन की बात करो, उस सब में जो स्पीड मेजर करते हैं, स्पीड मतलब आप समझ रहे हैं, यूज होता है दोस्त पीटर ट्यूब, है ना। एरोप्लेन में जो स्पीड मेजर करना हो हम किससे करते हैं दोस्त, पीटर ट्यूब इज यूज्ड, सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ए फॉर एप्पल। डिस्चार्ज मेजर करने के लिए हम वेंचुरी मीटर, ये सब को हम बेसिकली जो यूज करते हैं, गोइंग टू फाइंड द कैलकुलेट द डिस्चार्ज नोट फॉर द स्पीड। डिस्चार्ज इज व्हाट, कोई बोलेगा सर क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी है यार, है ना। देखो जैसे मान लो ये हमारे पास एक नोजल है, इसको इसके थ्रू पानी जा रहा है, ओके, लेट्स अज्यूम द वाटर इज फ्लोइंग लाइक दैट, है ना। तो मैं बोलूंगा कि बताओ यहां से कितना डिस्चार्ज हो रहा है, यहां से कितना डिस्चार्ज हो रहा है, तो बोलोगे सर इसका एरिया इनटू किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यही उसका डिस्चार्ज कहलाता है, यही डिस्चार्ज कहलाता है। तो ये आप याद रखोगे। अदर ब्रांच से आप इलेक्ट्रिकल से हैं आप स्पेशली, तब मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, है ना। एरोप्लेन में सबमरीन का भी स्पीड इसी से मेजर करते हैं दोस्त, तो मैं अलग से नहीं क्वेश्चन लाया हूं, याद रखो। अगला क्वेश्चन है, कैविटेशन इन अ हाइड्रोलिक रिएक्शन टरबाइन इज मोस्ट लाइकली अकर टू एट द टरबाइन, रोटर एग्जिट, एग्जिट, स्टेटर एग्जिट, या एंट्री, क्या हो जाएगा। कैविटेशन समझते हो, बहुत खतरनाक चीज है, अगर एक बार कैविटेशन हो गया ना दोस्त, सारी काम खराब हो जाएगा, टरबाइन वर्बाइन टूट जाएगा, ठीक है। जस्ट गिव 1 मिनट।
क्या आ जाएगा आंसर दोस्त? व्हाट आंसर यू गाइस? एंट्री अभी। ए गौतम लाल दास लाइव आ जाओ। बहुत हवा होदा। चलो गुड मेरे दोस्त। बट अच्छी बात यह है कि all of most of you, not all, most of you guys have given the right answer. Good thing is that cavitation जो हाइड्रोलिक रिएक्शन टर्बाइन, स्पेशली हाइड्रोलिक रिएक्शन टर्बाइन जो फ्रांसिस टर्बाइन की बात करते हो यहां पे दिखता है। ये हमेशा रोटर के एग्जिट पे दिखता है दोस्त। वहीं पे आप क्या लगाते हो? रोटर के एग्जिट से ही आप क्या लगाते हो? याद है आपको? रोटर के एग्जिट से हम लोग ड्राफ्ट ट्यूब यूज करते हैं। ड्राफ्ट ट्यूब क्या करता है? ये जो एनर्जी होता है उसको कंजर्व करके प्रेशर को बढ़ा देता है ताकि कैविटेशन की इफेक्ट ना रहे कुछ भी। कैविटेशन होगा बहुत खतरनाक चीज है कैविटेशन होना, ठीक है ना? फॉल्स बिलो द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, बिल्कुल सही। तभी आपको क्या दिखेगा? कैविटेशन दिखेगा। मैं बात करूंगा कैविटेशन के बारे में, डोंट वरी। अभी पहले हम पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर ले जो हमारा टारगेट है, फिर हम कैविटेशन की फिर से हम बात करेंगे। कैविटेशन क्या है दोस्त? सुनो मैं थोड़ा सा बता ही देता हूं दोस्त, थोड़ा सा बताता हूं, 1 मिनट दो। कैविटेशन समझने में कुछ नहीं है दोस्त। सपोज करो ये हमारा पाइप है। क्या है दोस्त? बोलो। पाइप है सर। पाइप में हम पानी दिए। कैसा पानी है बाबू? काला पानी। ओके मैं समझा के बोलता हूँ, कैसा पानी है? काला पानी। ओके सर, काला पानी हो कुछ पानी कोई फर्क नहीं पड़ता सर। सर सपोज करो, क्या करो? सपोज करो ये जब पानी जा रहा है सर, इतना तो हम जानते हैं ना सर, फ्लो किधर से किधर होता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, बशर्ते हाइट सेम हो। तो आप बोलोगे सर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है फ्लो। अब देखो जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं, सपोज करो प्रेशर कम हो रहा है, सपोज करो कि हो ही रहा है। जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। सपोज करो इतना प्रेशर कम हो गया, इतना प्रेशर कम हो गया, यहाँ का जो प्रेशर है, वाटर का जो वेपर प्रेशर है उससे कम हो गया। जैसे ही वाटर के वेपर प्रेशर से कम होगा कि बाबू ये सब किसमें बन जाएगा? ये जितना भी आपको पानी दिख रहा है ये वेपर में बन जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में। बोलोगे फिर दिक्कत क्या है सर? दिक्कत क्या है सर? वेपर में कन्वर्ट हो गया तो दिक्कत है यार, दिक्कत है सर। क्या दिक्कत है ये तो बताओ। बिल्कुल बताता हूं। अब देखो ये बन गया वेपर, मतलब ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बन गया। अब मुझे एक बात बताओ मेरे देशवासियों दोस्तों, ज्यादा एनर्जी कौन कंटेंट कर सकता है? लिक्विड स्टेट या वेपर स्टेट? अरे जल्दी बोलो, ज्यादा एनर्जी किस स्टेट में रहता है? लिक्विड स्टेट या वेपर स्टेट? आप जब पावर प्लांट की बात करते हो, थर्मल पावर प्लांट को, तो यहाँ पे हीट देते हो, हीट देके पानी को स्टीम में बनाते हो। क्यों? क्योंकि स्टीम कैन कैरी द मोर एनर्जी देन दैट ऑफ वाटर, ज्यादा एनर्जी को कैरी कर सकता है। तो सर जब ये वेपर बन गया ना सर, तो उसके पास एनर्जी ज्यादा हो गया सर। हाँ सर सही बात है। अभी और होगा फिर आप पूछोगे कैसे। अब मान लो सपोज करो दोस्त यहाँ पे प्रेशर बहुत कम है, यहाँ पे जो प्रेशर है ये पीएटीएम से कम है दोस्त, पीएटीएम से कम है। अब जब मान लो टरबाइन यहां से हम एग्जिट निकलेंगे, सपोज करो यहां से हम एग्जिट कर रहे हैं, तो यहाँ तो प्रेशर 1 एटीएम है। अरे बाबा प्रेशर 1 एटीएम है। अच्छा सुनो, अब बोलोगे सर यहां तक प्योर पानी था, इसके बाद बबल्स बना। जब ये बबल्स बनेगा मुझे बताओ दोस्त, तो जब ये बबल्स बनेगा तो जहां को 4 को बबल्स बनेगा उसके बीच में वो कैविटी आएगा। अरे जोर से बोलो। हाँ सर यहाँ तो कैविटी आएगा ना सर। अच्छा कैविटी आएगा, बिल्कुल आएगा। और चूंकि ऐसा ऐसा एगो कैविटी है कि हजारों करोड़ों कैविटी है, अरबों कैविटी है सर, अरबों कैविटी है, इसीलिए इसका नाम होता है कैविटेशन। नहीं समझा सर? फिर से बताओ। देखो दोस्त प्लांट में ना, आपको मैं बताता हूं प्लांट में कितना पानी फ्लो करता है। मान लो 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड। 15 मीटर क्यूब का क्या मतलब समझते हो? 1 सेकेंड में 15 मीटर क्यूब। सर और बताओ, 1 सेकेंड में 15,000 लीटर। अगर मैं एक एवरेज वैल्यू बात करूं सर, 1 सेकेंड में 15,000 लीटर। हाँ बाबू, जो आपके घर पे जो लगा हुआ है ना टंकी 1,000 का, ऐसा ऐसा टंकी 1 सेकेंड में 15 को भर सकता है। सर यहाँ तो हम मोटर चला के छोड़ देते, पता नहीं चलता है कब भरता है। इतना पानी फ्लो कर रहा है, मतलब इस पाइप के अंदर इतना पानी है 1 सेकेंड में। आप इतना जान सकते हो, तो बहुत बबल्स बनेगा, बहुत बबल्स बनेगा, तो कैविटी भी बहुत बनेगा। इसीलिए इस कहानी का नाम होता है कैविटेशन। अब होगा क्या? कैविटेशन समझ में आ गया? बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैविटी। अब होगा क्या? जब ये आगे जाएगा तो यहाँ प्रेशर ज्यादा, यहाँ प्रेशर कम था, तो जब प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर कम है, तो बबल्स ब्रेक हो जाएगा, जो बबल्स है वो टूटेगा। और एनर्जी कंजर्वेशन बोलता है एनर्जी को ना तुम बर्बाद कर सकते हो ना बना सकते हो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हो। मतलब जब एनर्जी निकलेगा ना सर, तो एनर्जी सफिशिएंट होगा इसको तोड़ने के लिए। अगल बगल में इंप्लॉय होगा, उसका भी गर्दन काट सकता है,
पिटिंग हो सकता है, टरबाइन ब्लेड को तोड़ सकता है। यही फिनोमेना कैविटेशन होता है दोस्त। बहुत लेकिन कैविटेशन तभी होगा जब प्रेशर फॉल्स होगा। कैविटेशन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सर बबल्स में बनेगा तो कैविटी बन जाएगा सर, इसे इसका नाम कैविटेशन पड़ा सर। जब आगे जाएंगे तो प्रेशर ज्यादा है ना सर, तो बबल्स फूटेगा, या मान लो यहाँ पे लीकेज भी हो सकता है, तो बबल्स फूटेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा सर, और ये एनर्जी अनकंट्रोल्ड हो जाएगा सर, दिक्कत करेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कैविटेशन नहीं होना चाहिए। चलो मैंने ज्यादा टाइम दे दिया इस पे, मुझे इतना टाइम, चलो ठीक है। फिर आप पूछते सर आपने बताया नहीं। अगला क्वेश्चन, एन इम्पल्स टर्बाइन इज यूज्ड फॉर लो हेड ऑफ वाटर, हाई हेड ऑफ वाटर, मीडियम हेड ऑफ वाटर, हाई डिस्चार्ज। ये क्वेश्चन मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका था। बताओ फटाफट बताओ। क्या हो जाएगा? इंपल्स टरबाइन। आपने प्रीवियस पहला क्लास किया है मेरा? अगर आपने किया होगा तो आपको पता होगा, अगर आप नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं। देखो दोस्त, इंपल्स टरबाइन जो यूज होता है माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज यूज फॉर द हाई हेड ऑफ वाटर। लो हेड के लिए क्या यूज होता है बताओ? लो हेड के लिए यूज होता है कैप्लन, लो हेड के लिए कैप्लन, मीडियम हेड के लिए फ्रांसिस। तो याद रखोगे ये भी। हाई हेड के लिए इंपल्स यानी कि पेल्टन। इंपल्स का दूसरा नाम क्या होगा दोस्त? पेल्टन। हाई हेड लो डिस्चार्ज, सही बता रहा है मिस्टर कुमार, यू आर राइट। हाई हेड लो डिस्चार्ज, लो हेड हाई डिस्चार्ज। सर हाई डिस्चार्ज क्या? हेड तो कम है बट पानी बहुत ज्यादा है, मतलब इसमें इतना बड़ा, इतना पानी है, बहुत ज्यादा पानी है बट हाइट कम है। बट हाई हेड में क्या होगा? ऊपर बहुत होगा लेकिन पानी का क्वांटिटी कम होगा। समझ रहे हो बात? क्लियर है? चलो, तो सारी बातें आपको याद हो गया, अच्छी बात है। सारी बातें मैं यहाँ पे लिख के दे दिया हूं आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन, रिएक्शन टरबाइन, द फंक्शन ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। रिएक्शन टरबाइन में ड्राफ्ट ट्यूब का क्या काम होता है बताओ? प्रोवाइड सेफ्टी अप टू टरबाइन, प्रिवेंट द एयर फ्रॉम द एंटरिंग, रिकवर द काइनेटिक एनर्जी थ्रू फ्लो एनर्जी, इंक्रीज द रेट ऑफ फ्लो। क्या हो जाएगा आंसर? फटाफट बताओ, व्हाट विल बी आंसर? फटाफट बताओ, क्या आंसर दे रहे हो आप लोग? क्या होता है ना? तो देख लेना, चेन्नई जो हमारे पास रिकवर जो बोलते हो कन्वर्ट कर देगा ताकि कैविटेशन हो। अगला क्वेश्चन आ जाओ, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप इंपेलर आर सीरीज, impeller in series are used to क्या करने? Distribute the power among the pump, increase the discharge, increase the head of liquid, decrease the head of liquid। क्या हो जाएगा? विवेक जी, इस पे हमारा आपका बस नहीं है, सरकार गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हमें इसी में करना पड़ेगा, है ना? वो चीज तो गलत है, मैं एग्री हूँ, लेकिन अब चूंकि गवर्नमेंट की है तो है, नो इन आवर हैंड एनीथिंग। ठीक है, चलिए आ जाइए, इससे कुछ नहीं करना पड़ेगा। मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है ना? क्या है? सीरीज। जब कभी भी सीरीज में होगा दोस्त तो हाई हेड, देखो ऐसा होगा, मान लो ये है ना, यहां से आपने पानी उठाया, पानी को यहां पे दे आया फर्स्ट फ्लोर पे, फिर यहां से पानी उठाएंगे दूसरा इंपेलर, फिर मतलब हाई हेड चाहिए तो हमको सीरीज यूज करना पड़ेगा। तो इंक्रीज द हेड ऑफ लिक्विड, एंड हाई हेड पे ले जाना है तो हमें इसको यूज करना पड़ेगा। सुनो, अगर हमको ज्यादा पानी चाहिए, ज्यादा डिस्चार्ज की पानी चाहिए, कहाँ गया? इंक्रीज द डिस्चार्ज, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इसके लिए हम पैरेलल कनेक्शन यूज करेंगे। क्या? पैरेलल, ये भी याद रखेंगे। अगर हमको बहुत हाइट तक पानी ले जाना है, समझ रहे हैं, हाई हेड तक, तो हम सीरीज, और अगर हमको बहुत पानी चाहिए तो हम पैरेलल यूज करते हैं। जैसे मान लो ये तुम्हारे पास दोस्त, ये मान लो एक रिवर है, तो इसमें अगर आप बहुत ज्यादा पंप लगा देंगे, यहां से ये एक पंप है, तो सब पानी यहाँ पे जा रहा है, इसका भी आ रहा है, तो ज्यादा पानी हो जाएगा, सीरीज कनेक्शन कहलाएगा। चलिए, तो सारी बात आपको याद है, फिलहाल आपने चेन्नई आंसर किया, बहुत खूब, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है, द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, नन ऑफ दिस। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, फटाफट बताओ क्या हो जाएगा आंसर इसका? मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, इट टॉक अबाउट द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मैंने आपको पहला क्लास जो था उसमें भी बताया था, फिर से बता, जीरोथ लॉ टॉक अबाउट द टेम्परेचर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Second, first law of thermodynamics, conservation of energy. Second law of thermodynamics gives direction. What it gives about the direction. सारी बातें आपको पता होना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये टेम्परेचर। तो आपने जो आंसर दिया बिल्कुल सही जवाब है, अच्छी बात है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सारी बात यहाँ पे लिखा हुआ है आपको। आई डोंट थिंक विल फाइंड एनी डिफिकल्टीज। अगला क्वेश्चन आ जाओ,
कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ, कार्नोट साइकिल हर एग्जाम में आता है दोस्त, है ना। क्या होता है कार्नोट साइकिल में? टू कांस्टेंट वॉल्यूम, टू आइसेंट्रोपिक, टू आइसोथर्मल, टू आइसेंट्रोपिक, टू कांस्टेंट प्रेशर, टू आइसेंट्रोपिक, वन कांस्टेंट वॉल्यूम, वन कांस्टेंट प्रेशर एंड टू आइसेंट्रोपिक। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा फटाफट बताओ। अभी मैं जो आपको मैकेनिकल का बैच चल रहा है वहां पर आप इसके बारे में देखोगे दोस्त, ये होता है हमारे पास, ठीक है। देख लो, कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू आइसोथर्मल, टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक हम लोग एडियाबैटिक भी बोल लेंगे, समझ रहे हो ना। तो कभी आइसेंट्रोपिक कभी एडियाबैटिक लिखा हो तो वरी नहीं होना। दूगो आइसोथर्मल और दूगो एडियाबैटिक है, तो याद रखोगे इसका आंसर बी फॉर बॉम्बे जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला बताइए, इसका भी बता दीजिए। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट R134 is used in new generation domestic refrigerator, its chemical formula is। मैं एक बात बता दूं, कभी ऐसा क्वेश्चन है जहां पे क्लोरीन हटा दो, क्लोरीन हम नहीं रख सकते दोस्त, क्योंकि क्लोरीन बहुत हल्का होता है और लीकेज होके ना ये चला जाता है हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में, वहां पे जो ओजोन है ओजोन को खराब कर देता है, समझ रहे हो। तो कहीं पर भी क्लोरीन हो, समझ रहे हो, हटा देना, समझ रहे हो। कभी भी क्लोरीन हो इसको यूज नहीं करते हम लोग, आंसर हो जाएगा डी। समझ में आ गया? क्लोरीन अभी नहीं यूज करेंगे दोस्त, क्यों बताए ना, ओजोन को खराब कर देता है लीकेज होने के बाद, तो अच्छी बात नहीं है ना। ओजोन को तुम प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, खराब हो जाएगा तो दिक्कत की बात है। तो अगर नहीं भी पता होगा कहीं क्लोरीन हो ऑप्शन में, कट कर देना, काम का नहीं, कम ना कुछ समझ में आए, जहां क्लोरीन हो कट कर देना कि ये नहीं हो सकता आंसर। अब 2020 के बाद है ना, क्लोरीन को एज ए रेफ्रिजरेंट यूज करने पर बैन कर दिया गया पूरा दुनिया में, पूरा दुनिया में। यहाँ अभी भी पुराना रेसी वेसी होगा, कहीं कहीं होगा, गांव देहात में चल रहा होगा, अदरवाइज नहीं। ए रेफ्रिजरेंट शुड हैव, रेफ्रिजरेंट के पास क्या होना चाहिए? रो स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या हो जाएगा आंसर? सो हमारे पास ये प्रॉपर्टी ऑफ रेफ्रिजरेंट है, एक बार आप इसको गो थ्रू हो जाओगे सारा, हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख दिया, लो विस्कोसिटी, लो स्पेसिफिक हीट, ये सारी चीजें आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन, डिग्री ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ रिएक्शन के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है, डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होता है ना। चलो अब हमारे पास जो है आपका आंसर हो जाएगा मूविंग ब्लेड अपॉन मूविंग ब्लेड प्लस फिक्स प्लेट। तो ये हमारे पास पावर प्लांट का क्वेश्चन था। सो ये रहा दोस्त, मैं एक बार फिर से बता दूं, हम लोग का जो मैक्रो मॉड्यूल है अप टू द जो रिक्वायरमेंट है उसी चीज को ध्यान में रख के हम लोग यहाँ पे क्लास को डिलीवर कर रहे हैं। सो इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन विथ अस, राइट। तो आपने 3 क्लास देखा है, ओके। सो इफ यू वांट टू गेट सेम टाइप्स ऑफ इनसाइट ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट, यू कैन ज्वाइन विथ अस our panel, and rest I am going to share that PDF just after the class in the group of the WhatsApp that you have। पेड ग्रुप में मैं शेयर करूँ, अगर आप चाहे तो आप भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा आपको, ठीक है। So anyone have any doubt? Now you can ask, you have 2 minutes. If anyone have any doubt, we can ask. चाय तो पानी हो गया, no doubt। Okay, thank you, we'll meet in the next session और पैनल, ठीक है, थैंक यू। क्या कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है? एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन जो आइडियल डिस्चार्ज होगा वही आपका कहलाता है ना, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, एक्चुअल अपॉन थ्योरेटिकल। हाँ ये तुम्हारा सही बता रहे तुम, अरे 0.97 से पॉइंट ना 0.94 से लेके 98 के बीच में होगा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इन केस ऑफ वेंचुरीमीटर, राइट। 0.9 का अप्रॉक्स होगा, ऐसे नहीं होगा जैसे आप बता रहे हो। क्लियर? मेक इट करेक्ट। ओके, 0.64 और फिश में होता है मिस्टर, इट इज 0.64 इन केस ऑफ और फिश, नॉट इन द वेंचुरीमीटर। आपका नाम इतना है ना राहुल, मैं बोल दूं बस, है ना, तो याद रखना वो चीज। 0.7 के अप्रॉक्स होता है वेंचुरी में, ये ऑफिस में, ओके।
थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू।